यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका 16 फरवरी का जो है गणित का पेपर होने वाला था, बिल्कुल 2024 के लिए गणित का वायरल पेपर आ गया है। बिल्कुल सभी मैट्रिक विद्यार्थी इस पेपर को जल्दी देखकर जाइए, क्योंकि आपको 100% गारंटी के साथ हम बता रहे हैं कि यह वायरल पेपर है, यही प्रश्न आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल झूठ बात नहीं बोला जा रहा है। आपको बता दें कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप हल करके OMR शीट में भर सकते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न आएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप बस फार्मूला को याद रखिए और आराम से जाकर पहले हल्के हल्के प्रश्न चुनकर बोर्ड एग्जाम में बनाइए। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप पूरे प्रश्न का हल कर पाएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से यह ओरिजिनल वायरल पेपर है, बिल्कुल यह बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करके जाइए, पूरा देख के जाइए। 100% इसमें जो भी वीडियो बताया जा रहा है वही प्रश्न आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, बिल्कुल झकास शानदार प्रश्न दिया हुआ है कि कहा गया है कि पहला नंबर प्रश्न में कि 2 7 5 3 8 का माध्यक क्या होगा। देखिए, आप माध्य, माध्यक, बाहुलक तीनों पढ़े होंगे निकालने के लिए बंटन यानी सारणी के द्वारा, लेकिन इस तरह का जो माध्यक पूछा जाता है तो इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। यानी हमें सबसे पहले लिखना है 2 लिखना है, फिर हमें क्या लिखना है 3 लिखना है, फिर हमें लिखना है 5, फिर हमें लिखना है 7 और फिर हमें लिखना है 8। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 5 आंकड़े हैं जिनको बढ़ते क्रम में सजा देना है। दूसरा काम क्या करना है कि माध्यक निकालते समय बात याद रहे कि यह प्रश्न आए या कोई और प्रश्न आए, बिल्कुल आप बना सकते हैं कि आप देखिए कि बाएं से हम 2 अंक को अलग कर देते हैं और दाहिने से भी 2 अंक को अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास एक बीच में 5 बचा। वही हमारा माध्यक यानी बीच वाला जो मान होगा वही माध्यक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरह से आप दोनों तरफ बराबर अंकों को छांट कर आप बिल्कुल आप माध्यक बना सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल इस वीडियो को फटाफट लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार देखने के लिए मिलेगा। और मैथ में याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैथ में जो होता ही है क्वेश्चन बदल जाती है, यानी अंक बदलने से क्वेश्चन बदल जाती है, बाकी नियम वही सेम होता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, आप पूरे 50 में 50 सब्जेक्टिव और बाकी सब्जेक्टिव सब देकर आने वाले हैं। तो 2 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है कि 7 2 5 7 7 और 3 का बहुलक क्या होगा। देखिए इतना इजी प्रश्न है। बहुलक अगर पूछा जाए तो जिस आंकड़े के मान अधिकतम होता है, देखिए हमारे पास 7 2 है, 7 कितने बार आया है तो 4 बार आया है, इसलिए जो है 7 आपका बिल्कुल बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। जो संख्या अधिक बार रिपीट होती है वही संख्या आपका बहुलक होती है। चलिए हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरह का प्रश्न आप जो भी देख पा रहे हैं, बिल्कुल 100% ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को अगर फुल वॉच करके जाते हैं, पूरा देख के जाते हैं, तो इसमें अगर 20 से 30 जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो निश्चित रूप से आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने ही वाला है। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। बिल्कुल आप लोग वर्ग चिन्ह जब माध्य बनाते होंगे, वहां निकालते होंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालना बहुत ईजी होता है। 15 में आप 25 को जोड़ दीजिए तो यहाँ 40 हो जाएगा और बटा में 2 करके भागा दे दीजिए तो 2 से 20 बार में कट जाएगा, यानी वर्ग चिन्ह जो आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है 20। इस तरह से चाहे कोई भी प्रश्न हो और वर्ग चिन्ह पूछा जाए तो बिल्कुल दोनों मानों को आपको जोड़कर और क्या कर लेना है, आधा कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, फटाफट एक एक प्रश्न को देखते जाइए। दिया हुआ है कि वर्ग अंतरालों 2 से 5 और 5 से 8 और 8 से 11 और 11 से 14 की वर्गों की लंबाई कितनी है। तो फटाफट इस प्रश्न का हल आप कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, मतलब चुटकियों में कर सकते हैं हल। जैसे वर्ग अंतराल देखने के लिए, यानी वर्ग की माप कितना से बढ़ रहा है, तो देखिए 2 से 5 हुआ 3 बढ़ा, 5 से 8 हुआ 3 बढ़ा, 8 से 11 हुआ 3 बढ़ा, 11 से 14 हुआ 3 बढ़ा, यानी 3 के अंतराल से बढ़ी, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न की सेक ए माइनस कॉस ए और कॉट ए माइनस टेन ए इनमें से किसके बराबर हो सकता है। बिल्कुल देखिए इस प्रश्न को आप सोल्व करके बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था tan a sec a है। बिल्कुल इसे सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबी हो जाएगा, नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे प्रश्न आए जो आप सोल्व करने में सक्षम नहीं हो या आपको ज्यादा समय लग रहा है, उस प्रश्न को छोड़ ही दीजिए तो सही रहेगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है, 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होना चाहिए। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो बिल्कुल इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप बनाइए और बनाने के बाद आप देख लीजिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर 9 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है
7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सूत्र से बहुलक परिकलित, यानी सूत्र से बहुलक को निकालने के लिए करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो देखिए वर्गों की लंबाई जो है बिल्कुल 7 नंबर प्रश्न में समान होना चाहिए, यानी वर्ग अंतराल बिल्कुल समान होना चाहिए। यानी 7 से अगर 10 हो रहा है तो 10 से 13 होना चाहिए, बिल्कुल वर्ग अंतराल कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः कितना है, 28 और 16 है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य और बहुलक दिया हुआ है, तो माध्यक निकालने की एक फॉर्मूला आती है जिसे लगाकर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 24 हो जाएगा। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि साइन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और टेन 45 का मान होता है 1, और वही आपको सेक 45 के मान कितना होगा। तो सेक हम लोग का कॉस के बदले में आता है, इसलिए कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कटा एक बार में, और एक से एक में गुना करेंगे तो एक आंसर, यानी 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन बी होने वाला है। तो याद रखिए कि 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। तो शंकु का पूर्ण यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि पाई r इंटू आर प्लस एल। याद रखना है कि यह फॉर्मूला है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r इंटू आर प्लस एल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि 42 cm व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। तो 42 cm वृत्त वाले व्यास की क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। तो इसे आप निकाल सकते हैं कि पाई r स्क्वायर की फॉर्मूला लगा के वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। पाई का मान 22/7 और 42 cm व्यास है तो त्रिज्या 21 cm हो जाएगा। तो 21 × 21 करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 42 cm त्रिज्या व्यास है तो त्रिज्या 21 कर लीजिएगा। अब 7 × 21 यानी 22 कितना हो जाएगा, 66, और 66 में 21 से गुना कर लीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वह हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर। याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल इसे फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं, तो बिल्कुल आप दिमाग से और सोच समझकर हल करिएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 4:9 है, यानी दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात कितना है, 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल कहा जा रहा है। तो पहले वाली संख्या 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। दूसरी संख्या 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। यानी इस तरह के अगर मान दिया जाए और क्षेत्रफल का है तो बिल्कुल किसी भी मान को आप स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 16:9 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास कितना होना चाहिए। तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है और परिधि बराबर है, यानी क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि पाई r स्क्वायर बराबर है किसके, तो 2 पाई r का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और एक r से एक r कट जाएगा, यानी r का मान 2 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त का व्यास, यानी व्यास होता है त्रिज्या के दुगुना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 4 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए तो बिल्कुल समझ कर बना लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री और sec 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुने फिर क्या होता है कि sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और गुने sec 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो याद रखिए कि cos 60 डिग्री का मान जो होता है उसका ठीक बिल्कुल होता है, यानी 2 होता है। तो 2 से 2 कटा तो बचा 1/√3, यानी 1/√3 आपका 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए में दिया हुआ बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आप टेबल फॉर्मूला से मान को याद रखिएगा तो बिल्कुल उस तरह के प्रश्न बनाने में परेशानी नहीं होगा। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि आर त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई क्या होना चाहिए। तो चाप की लंबाई के फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ 2 से कटने वाला है 360, तो 180 बचेगा, यानी यही हो जाएगा कि पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। यानी आप लोग जो देख पा रहे हैं 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बिल्कुल यहाँ 2 से आप 360 को कटा लीजिए तो आपका चाप की लंबाई निकल जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बिल्कुल श्योर 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है कि बिंदु
-2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से आते ही हैं एक दो आपके बोर्ड एग्जाम में। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है, तो आप जानते हैं कि इस तरह से चतुर्थांश रहता है तो पहले प्लस और क्या होता है, प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, यानी माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल 17 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितना होनी चाहिए। तो वाई अक्ष से जो बिंदु की दूरी है वह बिल्कुल आपको निकाल लेना होगा, और निकालने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा ऑप्शन ए अर्थात 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए अर्थात 3 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके वीडियो को हम पूरे कंप्लीट करेंगे, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो 58 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मूल बिंदु से -4, -6 की दूरी क्या होना चाहिए। तो मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर जोड़ क्या होती है, वाई स्क्वायर होती है, यानी 4 के स्क्वायर 16 और प्लस 6 के स्क्वायर 36। अगर इसको गुना कर दे तो जोड़ दे तो 36 को 16 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब आपको बस 52 दिखाई दे रहा है तो 52 का गुणनखंड 4 गुने 13 कर लीजिए, और 4 के वर्गमूल 2 और रूट के अंदर 13, यानी 2 रूट 13 आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसलिए 58 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी 2 रूट 13 हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह का प्रश्न है तो समझ के बनाना है। यहाँ दिया हुआ है कि बिंदुओं 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी होगा। तो 4 में से 3 को घटाइए तो ये घटने वाला नहीं है, क्योंकि माइनस फार्मूला में से आता है। तो जोड़ा के कितना हो जाएगा, 4 3 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और वही 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 में 2 घटेगा 3 को स्क्वायर। अब 7 के स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, यानी रूट के अंदर 58 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आए तो आप बना सकते हैं, मिनटों सेकंडों में बन जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 20 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बिंदुओं -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए। तो 20 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो 3 में 7 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद 7 में 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, और बटा में 2 करके 2 दूनी 4 यानी 2 हो गया। उसी तरह से 4 में 8 जोड़ दीजिए तो 12 हो जाएगा, बटा में 2 करिए 2 छक 12, यानी 2,6 जिस ऑप्शन में होगा वही बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न को बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 0.49 को हम पी बटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो याद रखना है कि इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल आप बनाकर हल कर सकते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर 49 बटा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए बिल्कुल कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। आपको इसमें कौन अपरिमेय संख्या बताना है। तो जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलते वही अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, यानी 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, वही 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। लेकिन रूट 27 का वर्गमूल नहीं हो पाता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आएंगे, आप वहां से एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, हम वादा के साथ कह रहे हैं, बिल्कुल आप बना कर आइएगा। दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न की बहुपद 10x - 25 का शून्यक है। तो 10x - 25 बराबर आप क्या रखिएगा, 0। अब 10x बराबर दाहिने में जाकर 25 हो जाएगा, x निकालिए तो 25 के बाटा में 10 हो जाएगा, यानी 5 है 25, 5 दूनी 10, यानी 5/2। अब 5/2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देख लीजिए 5/2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात कितना है। तो जिस संख्या का यानी जिस चर की सबसे अधिकतम घात होती है वही होती है। यहाँ जैसे 3x स्क्वायर दिया हुआ है तो ये स्क्वायर आपका अधिकतम घात है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर 2 हो जाएगा। बिल्कुल समझना, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, और ये सब प्रश्न भारी नहीं होते। बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, देखिए जो चर रूट के अंदर होते हैं द्विघात समीकरण नहीं होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी गुना करने पे द्विघात समीकरण नहीं होंगे, लेकिन आपको 25 नंबर के ऑप्शन सी जो दिया है x+1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर, यही आपका द्विघात बहुपद होने वाला है, बाकी ये त्रिघात बहुपद है। तो इसलिए 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह के भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप कोशिश करिए कि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यदि p तथा q अभाज्य संख्या हो तो pq और p² q का मसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हम pq में से
पी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, क्यू में से क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, यानी पी स्क्वायर क्यू। अब पी स्क्वायर क्यू किस में दिया हुआ है, तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। इस तरह से आप मौसा कॉमन करके निकाल सकते हैं इस संख्याओं को। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो कॉस थीटा होती है। अब कॉस थीटा में से कॉस थीटा अगर घटा दिया जाए तो ये कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो इसलिए 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अर्थात 0। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि इस तरह प्रश्न को समझ नहीं पाते और वहां से गलती करके आते हैं, इसलिए आप इसको बदलिए, पहले घटाइए, बिल्कुल आपका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए इसी के साथ देखिए यहाँ ए की मान दिया हुआ है, बी के मान यहाँ सी के मान दिया हुआ है। कहा है कि एलसीएम कितना है, एलसीएम अगर इतना है तो एन का वैल्यू क्या होगा, यानी एन के स्थान पर क्या रखा जाएगा, तो बिल्कुल इसको हल कीजिएगा तो एन के जगह पर 2 आ जाएगा। इस तरह प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो बिल्कुल पहले छोड़ ही दीजिए, बाद में ही बनाइए, ठीक है। अब देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होने वाला है, तो यह परिमेय होने वाला है। क्यों, क्योंकि यह a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पे है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9 और b का स्क्वायर करेंगे तो √5 कटेगा, यानी 9 में से 5 गया 4, यानी यह बिल्कुल अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या होने वाला है। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।